नमस्कार। आज हम भारत की मिसाइल शक्ति की गहराई में उतर रहे हैं जी। और खास तौर पर नजर डालेंगे अग्नि 6 पर। ये सिर्फ एक मिसाइल का जिक्र नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की रक्षा तैयारियों और तकनीकी उड़ान की एक पूरी कहानी है। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम समझेंगे कि भाई ये अग्नि 6 क्या है, इसकी ताकत क्या है और भारत के लिए इसके मायने क्या हैं, ये इतनी चर्चा में क्यों हैं। चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि अग्नि सिर्फ कह सकते हैं हथियारों के जखीरे में एक और बढ़ोतरी नहीं है। अच्छा। ये भारत की रणनीतिक सोच और आत्मनिर्भर तकनीक के विकास में एक बहुत बड़ा कदम है। ये दिखाएगा कि भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी उन्नत क्षमता हासिल कर चुका है। तो शुरुआत करते हैं अग्नि श्रृंखला से। हाँ। ये तो भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का आधार रही है। हाँ, नींव कह सकते हैं। अग्नि आई से लेकर अग्नि वी तक हर मिसाइल के साथ हमने देखा है रेंज बढ़ी, पेलोड यानी हथियार ले जाने की क्षमता बढ़ी, तकनीक बेहतर हुई। बिल्कुल, एक क्रमिक विकास। तो अग्नि 6 इसी सफर की अगली और शायद सबसे अहम मंजिल है। ये भारत को उन गिने चुने देशों की कतार में मजबूती से खड़ा करने का इरादा रखती है जिनके पास असली आईसीबीएम क्षमता है। और ये सफर है भी बड़ा दिलचस्प। हर नया अग्नि संस्करण वो पिछले वाले की कामयाबी और उससे मिले सबक पर ही बना है। ये दिखाता है कि भारत कैसे धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी तकनीकी आज़ादी बढ़ा रहा है और दुनिया में अपनी रणनीतिक पहुंच का दायरा फैलाने की इच्छा भी रखता है। सही कहा। ये एक यात्रा है जहां हर कदम पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और क्षमता दर्शाता है। ये सिर्फ तकनीक का विकास नहीं बल्कि एक राष्ट्र की बढ़ती महत्वाकांक्षा का भी प्रतीक है, कह सकते हैं। ठीक है, तो अब सीधे अग्नि 6 पर आते हैं। इसे बना कौन रहा है और इसकी खासियत क्या है? इसे भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ विकसित कर रहा है। डीआरडीओ? हाँ। सुनने में आ रहा है कि ये 4 चरणों वाली ठोस ईंधन से चलने वाली मिसाइल होगी। 4 चरण, ठोस ईंधन और रेंज के जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो वाकई चौंकाने वाले हैं। हाँ, कहा जा रहा है कि 3 टन वजन के परमाणु हथियार के साथ ये 9,000 से 12,000 किलोमीटर तक जा सकती है। 12,000 किलोमीटर? हाँ, और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी इशारा करती हैं कि अगर पेलोड हल्का हो, मान लीजिए 1.5 टन, अच्छा, तो इसकी रेंज 16,000 किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है। 16,000? ये तो ये नंबर सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है। 12,000 किलोमीटर या उससे ज्यादा की रेंज का मतलब है कि ये सही मायने में अंतर्महाद्वीपीय है। दुनिया के नक्शे पर सोचिए, ये धरती के लगभग किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। ये भारत को एक ऐसी पहुंच देता है जो पहले कभी नहीं थी। ये तो अभूतपूर्व है। और आपने ठोस ईंधन का जिक्र किया, इसका क्या महत्व है? देखिए, ठोस ईंधन बहुत महत्वपूर्ण है। तरल ईंधन वाली मिसाइलों के विपरीत, जिन्हें लॉन्च से ठीक पहले ईंधन भरने की जरूरत होती है, उसमें समय लगता है। हाँ, और वो असुरक्षित भी हो जाता है शायद। बिल्कुल, वो प्रक्रिया मिसाइल को हमले के लिए ज्यादा असुरक्षित बना देती है। ठोस ईंधन वाली मिसाइलें लॉन्च के लिए लगभग हमेशा तैयार रहती हैं। अच्छा। इन्हें जल्दी दागा जा सकता है, जिससे दुश्मन को प्रतिक्रिया का समय कम मिलता है। ये ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी यानी तैनाती और इस्तेमाल में लचीलापन बहुत बढ़ा देता है। और 4 चरण का डिजाइन? वो लंबी दूरी और भारी पेलोड ले जाने में मदद करता है। अब आते हैं उस तकनीक पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। सुनने में बड़ा जटिल लगता है। हाँ, नाम थोड़ा जटिल है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? आसान शब्दों में इसका मतलब है कि एक ही अग्नि 6 मिसाइल संभवतः 10 तक अलग-अलग परमाणु हथियार ले जा सकती है। 10? जी हाँ, और सबसे अहम बात यह है कि हर हथियार वातावरण में दोबारा प्रवेश करने के बाद अपने अलग पूर्व निर्धारित लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता है। अच्छा। सोचिए, एक मिसाइल लॉन्च हुई, लेकिन दुश्मन के इलाके के पास पहुंचकर वो कई छोटे बमों में बट गई जो अलग अलग शहरों या ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। तो इसका असर क्या होता है? सिर्फ ज्यादा लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता? नहीं, इससे कहीं ज्यादा। MIRV क्षमता असल में एक गेम चेंजर है। गेम चेंजर कैसे? ये दुश्मन की मिसाइल रक्षा प्रणाली को भेदने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए एक साथ आते 10 अलग-अलग वॉरहेड्स को ट्रैक करना और रोकना बेहद मुश्किल, लगभग नामुमकिन हो जाता है। समझ गया।
ये सिर्फ ज्यादा तबाही की क्षमता नहीं है, ये इस बात की गारंटी है कि जवाबी हमला दुश्मन के बचाव के बावजूद अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, और यही गारंटी प्रतिरोध को विश्वसनीय बनाती है। और सुनने में आया है कि इसमें MARV तकनीक भी हो सकती है। MARV यानी मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल्स। हाँ, MRV यानी पैंतरेबाजी करने वाले री एंट्री वाहन। इसका मतलब है कि वॉरहेड सिर्फ सीधे अपने लक्ष्य की तरफ नहीं जाते, अच्छा, बल्कि वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने के बाद अपनी दिशा बदल सकते हैं, पैंतरेबाजी कर सकते हैं। तो जैसे अगर दुश्मन रोकने की कोशिश करे? हाँ, अगर दुश्मन की एंटी मिसाइल प्रणाली वॉरहेड के रास्ते का अनुमान लगाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, तो MRV अपना रास्ता बदलकर उसे चकमा दे सकता है। कमाल है। ये न सिर्फ इंटरसेक्शन से बचने में मदद करता है, बल्कि लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने में भी सटीकता बढ़ाता है। तो MRV दुश्मन के डिफेंस को कंफ्यूज करता है और MRV उसे चकमा देता है। मतलब दुश्मन के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, सटीकता की बात करें तो इतनी लंबी दूरी पर निशाना साधने के लिए इसमें बहुत उन्नत नेविगेशन सिस्टम लगे होंगे। हाँ, वो तो चाहिए ही होगा। सूत्रों के मुताबिक इसमें रिंग लेजर गायरोस्कोप पर आधारित जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली होगी, जिसे भारत के अपने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक से मदद मिलेगी। हाँ, ये दोनों मिलकर मिसाइल को हजारों किलोमीटर दूर भी अपने लक्ष्य को सटीकता से भेदने में मदद करेंगे। और क्या दुश्मन को धोखा देने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे? हाँ, आधुनिक मिसाइलों में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी ECM का इस्तेमाल आम है। ECM। अग्नि 6 में भी डिकॉय यानी नकली लक्ष्य छोड़ने की क्षमता होने की उम्मीद है, जो दुश्मन के रडार को भ्रमित कर सकते हैं। साथ ही चैफ हवा में छोड़े जाने वाले धातु के छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं, जो रडार स्क्रीन पर बहुत सारे नकली सिग्नल बनाकर असली वॉरहेड को छुपाने में मदद करते हैं। तो मतलब पूरी तैयारी है। हाँ, तो कुल मिलाकर ये मिसाइल सिर्फ लंबी दूरी तक जाने वाली ही नहीं, बल्कि रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार करके लक्ष्य तक पहुंचने में भी सक्षम होगी। ये तो हुई तकनीक की बात। अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद सबसे अहम है, रणनीतिक महत्व। ये सब क्षमताएं भारत के लिए क्या मायने रखती हैं? इसका रणनीतिक महत्व बहुत गहरा और व्यापक है। सबसे पहले, जैसा हमने कहा, इसकी रेंज। ये इसे सही मायने में ग्लोबल पहुंच देती है। ये भारत को अपने पड़ोस से बहुत दूर स्थित संभावित खतरों से भी निपटने की क्षमता प्रदान करता है। इसमें दुनिया की बड़ी शक्तियों की राजधानियां भी शामिल हो सकती हैं। तो ये भारत की प्रतिरोधक क्षमता यानी डिटरेंस को एक नए स्तर पर ले जाता है? बिल्कुल। प्रतिरोधक क्षमता को ये कैसे बताता है? भारत की नीति तो विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध की रही है। देखिए, ये उस नीति को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे और मजबूत और विश्वसनीय बनाता है। अच्छा। लेकिन एक बहुत बड़े भौगोलिक दायरे में। न्यूनतम प्रतिरोध का मतलब ये नहीं कि क्षमता सीमित हो। हाँ, सही बात है। बल्कि ये कि हमारा उद्देश्य केवल हमला रोकना है, पहला हमला करना नहीं। अग्नि 6 जैसी क्षमता ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी संभावित हमलावर, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। क्योंकि उसे पता होगा कि भारत के पास उसे पता होगा कि भारत के पास विनाशकारी जवाबी हमला करने की क्षमता है जो उस तक पहुंच सकती है। ये दुनिया को साफ संदेश देता है कि भारत अपने हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। और सुनने में ये भी आया है कि ये मिसाइल जमीन के साथ साथ पनडुब्बी से भी लॉन्च की जा सकेगी। हाँ, SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता का विकास एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। SLBM, इसे अक्सर सेकंड स्ट्राइक क्षमता की गारंटी माना जाता है। सेकंड स्ट्राइक क्षमता, ये इतनी जरूरी क्यों है? सोचिए, अगर कोई दुश्मन देश अचानक हमला करके भारत के जमीन पर मौजूद सभी मिसाइल ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश करता है, इसे फर्स्ट स्ट्राइक कहते हैं। अगर भारत के पास समुद्र में पानी के नीचे छिपी हुई परमाणु पनडुब्बियां हैं जो मिसाइल लॉन्च कर सकती हैं, तो वो इस पहले हमले के बाद भी जवाबी कार्रवाई कर सकती हैं। क्योंकि पनडुब्बियों का पता लगाना मुश्किल है। बिल्कुल, ये पनडुब्बियां दुश्मन के लिए लगभग अदृश्य होती हैं। ये सुनिश्चित करता है कि दुश्मन चाहे पहला हमला कर भी दे, वो जवाबी विनाश से बच नहीं सकता। यही सेकंड स्ट्राइक क्षमता परमाणु प्रतिरोध की रीढ़ है। सही। ये युद्ध शुरू होने की संभावना को ही कम करती है, क्योंकि हमलावर को पता होता है कि जीत असंभव है। तो ये क्षमता प्रतिरोध को और भी ज्यादा विश्वसनीय बनाती है। अच्छा, इसके अलावा सूत्रों में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है,
समुद्री लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता। हाँ, जैसे कि दूर समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियां या एयरक्राफ्ट कैरियर। ये पहलू आज के दौर में बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र और इंडो पैसिफिक में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए। अगर अग्नि 6 वाकई दूर समुद्र में मौजूद दुश्मन के बड़े नौसैनिक जहाजों या पनडुब्बियों को निशाना बना सकती है, तो ये भारत की समुद्री रणनीति को बहुत मजबूती देगा। मतलब सिर्फ जमीनी नहीं, समुद्री खतरा भी। जी हाँ, ये भारत को न सिर्फ जमीनी खतरों से बल्कि समुद्र से उभरने वाले खतरों से भी निपटने की क्षमता देगा। ये हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बनाए रखने और भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने में एक बड़ा कारक साबित हो सकता है। आज की दुनिया में समुद्र पर नियंत्रण या प्रभाव रखना बेहद जरूरी है और ये क्षमता भारत को उस क्षेत्र में एक बहुत शक्तिशाली खिलाड़ी बना देगी। तो ये सिर्फ जमीनी लक्ष्यों के लिए नहीं बल्कि नौसेना के रणनीतिक लक्ष्यों के लिए भी उपयोगी हो सकती है। ये तो वाकई इसकी भूमिका को और भी व्यापक बना देता है। निश्चित रूप से ये इसे एक बहुआयामी रणनीतिक हथियार बनाता है जो अलग अलग तरह के सुरक्षा परिदृश्यों में भारत के काम आ सकता है। सही। ये दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा चुनौतियों को कितने व्यापक नजरिए से देख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब क्षमताएं हकीकत कब बनेंगी? अग्नि 6 अभी किस चरण में है? क्या इसका परीक्षण हो चुका है? देखिए, ऐसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील कार्यक्रमों के परीक्षणों का विवरण हमेशा गोपनीय रखा जाता है और ये स्वाभाविक भी है। हाँ, वो तो है। हालांकि हाल की कुछ रिपोर्ट्स जैसे 2025 के शुरुआत में आई, वो इशारा करती हैं कि भारत अग्नि 6 के परीक्षण की तैयारी कर रहा है या शायद शुरुआती परीक्षण कर भी चुका हो। अच्छा। लेकिन इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो क्या ये जल्द ही सेना में शामिल होने वाली है? शायद, अभी नहीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार DRDO ने इसका डिजाइन चरण पूरा कर लिया है और इसके हार्डवेयर यानी पुर्जों का विकास तेजी से चल रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार ने अभी तक इस परियोजना को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी नहीं दी है, यानी अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। तो अभी वक्त लगेगा। हाँ, ऐसी जटिल हथियार प्रणाली को विकसित करने में सालों लगते हैं, जिसमें कई दौर के परीक्षण, सुधार और मूल्यांकन शामिल होते हैं। और गोपनीयता भी जरूरी है। हाँ, और इसकी गोपनीयता सिर्फ तकनीकी वजहों से नहीं बल्कि भू राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण भी जरूरी है। जब भी इसका परीक्षण होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान खींचेगा। सही कहा। परियोजना को आधिकारिक मंजूरी शायद मौजूदा सुरक्षा माहौल, तकनीकी तैयारी का स्तर और देश की तात्कालिक रणनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखकर ही दी जाएगी। और जब ये पूरी तरह से तैयार होकर तैनात हो जाएगी, तब इसका भारत की रणनीतिक स्थिति पर क्या असर होगा? एक बार अग्नि 6 पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाती है तो ये बिना किसी शक के भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाएगी। ये भारत को दुनिया के उन बेहद चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर देगी जिनके पास वास्तविक अंतर्महाद्वीपीय यानी ICBM और मल्टी वॉरहेड यानी MIRV क्षमताएं हैं। एलीट क्लब में कह सकते हैं। ये वैश्विक शक्ति समीकरणों में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा और दुनिया में उसकी आवाज को और वजन देगा। तो कुल मिलाकर देखें, अग्नि 6 भारत के रक्षा शस्त्रागार में एक अभूतपूर्व इजाफा होने जा रहा है। इसमें अत्याधुनिक तकनीक है, जबरदस्त रेंज है, एक साथ कई हथियार ले जाने की क्षमता है और दुश्मन के बचाव को भेदने की काबिलियत भी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में एक विश्वसनीय और प्रभावी परमाणु प्रतिरोध बनाए रखने के लिए कितना प्रतिबद्ध है और सक्षम भी। बिल्कुल सही। ये भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति और गहरी रणनीतिक सोच का प्रतीक है। लेकिन ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है। वो क्या है? देखिए, तकनीकी क्षमताएं बेशक प्रभावशाली हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी भी मानी जाती हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि इस तरह की शक्तिशाली हथियार प्रणालियों का विकास अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, हथियारों की होड़ पर नियंत्रण की कोशिशों और समग्र रणनीतिक स्थिरता पर क्या असर डालता है। हाँ, ये भी एक पहलू है। क्या ये सिर्फ हमला रोकता है और शांति सुनिश्चित करता है, या फिर ये अनजाने में क्षेत्र या दुनिया में हथियारों की एक नई दौड़ को हवा दे सकता है? ये एक जटिल सवाल है। बहुत ही जटिल सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। इस पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत, समझ और कूटनीति की जरूरत है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग की एक उपलब्धि नहीं है, इसके गहरे भू राजनीतिक मायने भी हैं जिन पर लगातार नजर रखनी होगी।
है।